हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11 का बेसिक केमिस्ट्री में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले तक हम लोग क्या पढ़े थे? एटम पढ़े थे। इसके पहले वाले लेक्चर में मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये आपका बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 होगा। इसके पहले हम लोग 5 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। अंतिम वाले यानी कि इसके पहले वाले में हम डिस्कस किए थे एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल कितने तरह से होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसका सिंपल कहानी है, ध्यान दो। किसी भी एटम के, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि पिछला क्लास में आपको हम बताए थे कि यह एटम है। मान लीजिए एटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, गोलीय होता है। और इस एटम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस, जिसको हम हिंदी में नाभिक बोला करते थे। और इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और इस जो आपका न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जिस पथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उस पथ को, उस रास्ते को, उस वे को हम लोग क्या बोला करते थे? ऑर्बिट, यानी कि कक्षा। देखो यही है ना, क्लियर। मान लीजिए कि आपका न्यूक्लियस है। इस वाले एरिया को हम नंबर 1 ऑर्बिट मानते हैं, इस वाले एरिया को नंबर 2 ऑर्बिट मानते हैं, और इस वाले एरिया को नंबर 3 ऑर्बिट मानते हैं। 1 2 3। आपसे हम पूछें कि इस 1 2 3 में बताओ बाहरी कक्षा यानी कि बाहरी ऑर्बिट कौन है? तो आप पाओगे कि जो 1 है यह न्यूक्लियस के काफ़ी नज़दीक है ना, न्यूक्लियस के काफ़ी करीब है। 2 है वह इससे भी करीब है, इससे थोड़ा डिस्टेंस पे है। और जो 3 है, तीसरा जो ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूरी पे है इस 1 2 की अपेक्षा। तो आप पाओगे कि जो 3 वाला है इसी को हम क्या बोलते हैं? बाहरी कक्षा। बाहरी कक्षा, क्लियर। और इसी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी इलेक्ट्रॉन को हम बोल देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो एक चीज़ हम क्लियर कर दें आपको, इलेक्ट्रॉन को हम शॉर्ट में लिखेंगे E- और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम शॉर्ट में लिखेंगे V.E, यानी कि संयोजन इलेक्ट्रॉन। तो आप बात को समझिएगा, जैसे आपको V दिखाई दे मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सवाल ये रहा कि आखिर बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो किसी भी ऑर्बिट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो रखने की टेंडेंसी होती है, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की जो टेंडेंसी होती है उसके फॉर्मूले पे हम मेंशन करते हैं 2n² के फॉर्म में, जहाँ पे n क्या है? n = होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी कि कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या। ठीक है, मान लीजिए कि हम n = 1 लेते हैं। तो आप देखोगे कि जैसे हम n = 1 लेंगे यानी कि पहली कक्षा की बात होगी। n = 1 कहने के मतलब कौन सा? फर्स्ट ऑर्बिट, पहली कक्षा। तो n = वहाँ भी 1 लो तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन = 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि कितना? 2। यानी कि पहली कक्षा में जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितना होंगे? 2। यदि हम बात करें सेकेंड ऑर्बिट की यानी कि n = 2, सेकेंड ऑर्बिट दूसरी कक्षा की, तो इसके लिए आप करोगे तो इलेक्ट्रॉन = 2 × 2 का स्क्वायर यानी कि 8। क्लियर। ठीक उसी प्रकार से हम n = 3 ले लें तो 2n वाले फॉर्म में इसको भी अरेंज करो यानी कि 2 × 3 का स्क्वायर 18। क्लियर। यानी कि पहले ऑर्बिट में फर्स्ट कक्षा में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे वह कितना होंगे? 2। दूसरी कक्षा में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे वह कितना होंगे? 8।
और तीसरी कक्षा में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला मेंशन होता है 2n²। क्लियर। चलिए, तो मान लो कि यहाँ पर अधिकतम, कोई पूछे कि आपसे किसी भी कक्षा में मिनिमम यानी कि न्यूनतम कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो सोचो न्यूनतम तो कभी 0 हो नहीं सकता है। न्यूनतम बोले तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी कक्षा में जो न्यूनतम इलेक्ट्रॉन होंगे वह 1 होंगे, और मैक्सिमम यानी कि जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिपेंड करते हैं कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, दूसरा है, तीसरा है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, तो एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो यहाँ पे सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। जेड इज इक्वल टू क्या, एटॉमिक नंबर, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले में। जेड इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एटॉमिक नंबर, और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अब मान लेते हैं कि इस 11 एटॉमिक नंबर है, तो आपको हम क्या बताए थे कि जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी न्यूट्रल एटम का, वही उसका इलेक्ट्रॉन का भी नंबर होता है। तो जेड इज इक्वल टू 11 यानी कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 11, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना, 11। क्लियर। एटॉमिक नंबर भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। अब आपको क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को इस और जो एटम का जो शेप है आपको इसमें अरेंज करना है। तो आप देखोगे कि आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है ओवरऑल। ठीक है, आपको यहाँ पे अरेंज करना है। जरा सोचो, ये आपकी पहली कक्षा या दूसरी और ये तीसरी। थोड़ा सा और इसको बड़ा बना लीजिए ताकि स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे। तो देखो, ये 1, 2 और 3। तो आप देखिए कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपके पास है कितना, 11। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए इसको। 11 से तो आप 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो बाकी कितना बचा, 9। अब देखो कि सेकंड वाले में, सेकंड वाला कहता है कि हम अधिकतम कितना रखेंगे, 8। आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, 2, 8। अब आप देखोगे तीसरा, तो आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन तो था ही, आप इसमें से 2 और 8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए हो, बाकी कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। तीसरा कहता है कि अधिकतम हमको 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन क्या आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल नहीं। आपके पास है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप तो मिनिमम के फॉर्म में इसको दे ही सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसी को आप लिख सकते हैं 2, 8, 1। जरा सोचो, बाहरी कक्षा यही है ना, और इस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। और यही 1 जो हुआ वही आपका, उसी चीज़ को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ वह कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर। चलिए, तो 1-2 एग्जाम्पल हम लोग और करते हैं। सिंपल है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपका और किसी भी ऑर्बिट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो रखने की टेंडेंसी होती है उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। 2n² वाला फॉर्मूला। देखो आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास सिंपल छोटा वाला एलिमेंट लो, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी तो एक ही हो गया। क्लियर। आगे बढ़िए। हाँ, एक बात आपको और बता दें हम, कोई भी एटम जो होता है ना वह अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में यानी कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा, क्योंकि वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मान लो कि एल्युमिनियम आ जाए, तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 13। एटॉमिक नंबर 13 यानी कि इलेक्ट्रॉन में 13, तो क्या पहले में 2 दोगे, दूसरे में 8 और तीसरे में 3rd, यानी कि जो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया वह कितना हो गया, 3rd। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 3rd इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट
मान लो हम ले लेते हैं फॉस्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 15। तो पहले वाले में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में कितना 8 और तीसरे वाले में 5, यही तो हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो गया 5। क्लियर। नेक्स्ट सल्फर। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वह होता है 16। एटॉमिक नंबर 16 यानी कि इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 16। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 6। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया वो कितना हो गया 6 हो गया। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जरा सोचिए कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन आप इसको दे दिए हो, 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, बाकी कितना बचा 14। सेकंड ऑर्बिट आपसे बोलता है कि हम मैक्सिमम 8 रखेंगे, तो 14 आपके पास आई, 8 इसको दे दीजिए। क्लियर। बाकी कितना बचा 6। तीसरा कहता है कि मैक्सिमम हमको 18 चाहिए, लेकिन आपके पास तो है कितना, तो 6 तो मिनिमम तो रख ही सकता है ना। चलिए तो 2, 8 और कितना हो गया 6। इसको बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। बस बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 17। इसको आप कैसे अरेंज करोगे, सिंपल है। 17 है तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 7। क्लियर। तो 2, 8, 7 यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना 7। क्लियर। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं हमारे पास आ जाएगा आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 18। एटॉमिक नंबर 18 मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी 18। अब आप इसको अरेंज करो सिंपली 2, 8 और 8, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 8। तो आप देखोगे इसका भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया वो कितना हो गया 8। क्लियर। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। पोटेशियम कैल्शियम जब आएगा तो कहानी क्या होगी। चलिए अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे आपने एग्जांपल हम लिए थे आर्गन का, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता था 18 और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 18 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2, 8 और 8, तो अंतिम वाले में कितना 8 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया 8। क्लियर। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लो हमारे पास आ जाए पोटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 19। आपसे कहें कि इसमें चेक करो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो देखो एटॉमिक नंबर 19 तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 19। तो आप देखो जैसा सोचो, देखो कैसे बताए हैं। मान लो कि पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 और जैसे आप तीसरे वाले में जाओगे तो तीसरा क्या बोलता है कि हमको 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। लेकिन क्या बताओ पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 होता है? बिल्कुल नहीं। कैसे इसको सोचेंगे, ध्यान दो। सिंपल कहानी है, आप इसको इस फॉर्म में अरेंज करो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 4s1। तो आप पाओगे कि जो आपका पहले वाला है इसमें 2, दूसरे वाले ऑर्बिट में 8, तीसरे वाले ऑर्बिट में भी 8 और चौथे वाले में कितना 1। यानी कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कहानी है 2, 8, 8 और 1, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। अब आपको मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यह कैसे आया। तो देखो इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे
एटॉमिक स्ट्रक्चर में अहबाव प्रिंसिपल, वहाँ पे इसकी चर्चा करेंगे हम कि पहले आपका 1s आता है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपके पास 2s आता है, फिर आपके पास 2p आता है, फिर आपका 3s आता है, फिर 3p आता है, फिर 4s आता है। तत्काल के लिए आप इसको याद करके चलिए, आगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे वहाँ पे क्लियर करेंगे। अगला मालूम हमारे पास आ जाए कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। यदि आप सिंपल ए वाला मेथड से चलते हो तो 2, 8 और फिर कितना 8 और 2 10, ऐसे 10 लिख दोगे, जो कि क्या है गलत। तो कैसे करना होगा, तो इसके लिए हमारे पास कहानी होती है कुछ इस तरह से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। क्लियर, यानी कि 1s 2 8 8 और यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, 20 है ना, तो यानी कि 2,8,8,2 यानी कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम का वो कितना हो गया, तो हो गया। इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा, आगे भी हम जा सकते हैं। जैसे कि स्कैंडियम जिसका कितना होता है 21। आपसे कोई पूछे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो इसी फॉर्म वहाँ उस तरह से जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ भी आपको वही कम करना होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। क्लियर, इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। ठीक है, तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, इसको लिखिए, फिर हम लोग बात करते हैं वैलेंसी की। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजकता। इसी को कई बार लिखते हैं हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होता है तो ध्यान दो, कोई भी एटम, कोई भी परमाणु कितना बॉन्ड बना सकता है, इसी के बारे में बताते हैं। यानी कि परमाणु के आबंध की क्षमता, आबंध को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बॉन्ड। आबंध की क्षमता को वैलेंसी कहा जाता है, वैलेंसी कहा जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता कहा जाता है। ध्यान रखना है इस चीज़ को। क्लियर, सवाल ये रहा कि इसको निकालेंगे कैसे हम, तो ध्यान रखना है इस पर 2 पॉइंट को, यहाँ पे एक या और एक क्या याद रखिएगा। यदि किसी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, V.D मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो एंड 3 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो उसका जो वैलेंसी है सेम रह जाता है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही आपका वैलेंसी होगा। क्लियर, इस बात को याद करके रख कर चलिएगा। किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 1 हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो, तो उसका वैलेंसी सेम हो जा वही रह जाता है। जैसे कि एग्जांपल देंगे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी। इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा, उसी के लिए वैलिड है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 हो। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो, 6 हो, 7 हो एंड 8 हो, तो उसका वैलेंसी जो होता है इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 में से उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दीजिए, वही क्या निकल जाएगा, वैलेंसी।
अब सवाल ये रहा कि 1 2 3 हो गया, 5 6 7 8 हुआ, 4 कहाँ गया? तो ध्यान रखना इस बात को, यदि किसी एटम का, एक काम करो इसको ऐसे नहीं यहीं पे ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 और 4 यहीं पे जोड़ लो, तो वैलेंसी इज इक्वल टू क्या? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। हालांकि यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, तब भी बात वही है, 8 - 4 करोगे तो 4 ही आएगा। चलिए तो एग्जाम्पल लेते हैं। बस ध्यान रखना कि जितना वैलेंसी आएगा मतलब है कि वह आइटम उतना ही बॉन्ड बना सकता है, उससे अधिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। यदि वह उससे अधिक बॉन्ड बना रहा है इट मीन्स कि वो वैलेंसी नहीं है, वो कोवैलेंसी हो जाएगा। तो खैर उसकी बात करते हैं। मान लो एग्जाम्पल एक शुरुआत, एग्जाम्पल हम सिंपली किसका लें, इसको तो आप समझ रहे हो ना, इसको मिटाते हैं हम। आप इसको समझ रहे हो कि वैलेंसी इज इक्वल टू परमाणु के आबंध की क्षमता, ठीक है। चलिए तो यहीं पे हम एग्जाम्पल लेंगे। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल सोडियम से ही शुरू करते हैं। तो आप देखोगे जो सोडियम है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना? 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, अर्थात जो आपका वैलेंसी है वो अभी क्या हो जाएगा? 1। यानी सोडियम जो होगा वह एक ही बॉन्ड बना पाएगा, यानी कि सोडियम एक ही बॉन्ड बनाता है, एक से अधिक बॉन्ड नहीं बनाता है। यह कौन बताता है? वैलेंसी। वैलेंसी कितना है इसका? तो 1 है। इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। नेक्स्ट मान लो हमारे पास आ जाए एल्युमिनियम। तो आप देखोगे कि जो आपका एल्युमिनियम है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 13। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 8 3, तो कितना हो गया? 3। तो वैलेंसी इज इक्वल टू कितना? 3, यानी कि एल्युमिनियम 3 बॉन्ड से अधिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4 2,4, इसको अरेंज कर सकते हो आप। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, यानी कि वैलेंसी इज इक्वल टू ऑल्सो 4, चूँकि वैसा एटम जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उस आइटम का जो वैलेंसी होता है वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, यानी कि वही रह जाता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो कार्बन का जो वैलेंसी हो गया वो कितना हो गया? 4, यानी कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड से अधिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। नेक्स्ट मान लो हम बात कर लें नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि आप इसका काउंट करोगे तो आएगा कितना? 2,5, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5। तो वैलेंसी कितना? तो देखो यहाँ पे नीचे मेंशन है कि किसी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो उसका वैलेंसी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5, यानी कि 3। वैलेंसी 3, यानी कि नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से अधिक बॉन्ड नहीं बना सकता। नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे तो कितना आ जाएगा? 2,6, यानी कि 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो वैलेंसी देखोगे तो 8 माइनस 6, यानी कि 2, यानी कि जो आपका ऑक्सीजन है वह मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड से अधिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। नेक्स्ट मान लो हम ले लेते हैं यहाँ पे आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 8 8, यानी कितना? 8। तो वैलेंसी इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 8 0 ही होगा ना, यानी कि जो आपका आर्गन है यह एक भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि वैलेंसी कितना हो गया इसका? 0। क्लियर? यानी कि जो आपका आर्गन है वह नो बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड नहीं बना पाएगा। इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। चलो तो आपके एक मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम इसको 8 में से माइनस क्यों कर रहे हैं? आखिर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों कर रहे हैं? देखो ध्यान दो, कोई भी एटम
अपने बाहरी कक्षा में इस पॉइंट को याद रखना, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रखना चाहता है। ठीक है, भले ही हम वहाँ पे आपको 2n² के फॉर्म में, यही थोड़ा एडवांस यही है, 2n² तो आप 9th-10th में ही पढ़े हो, भले ही आपको हम 2n² के फॉर्म में अरेंज कर दिए हैं, 18, 32, 64 तक हम पहुँच जाएंगे, लेकिन आप रियलिटी देखोगे तो आपको पता चलेगा कोई भी एटम जो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जो उसकी बाहरी कक्षा है, वह उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रख पाता है, 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रख पाता है, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम जो होता है ना, 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, 2 ही इलेक्ट्रॉन में अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो इस बात को ध्यान में रख लेकर चलिएगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, डालिएगा हेडिंग अगला, कोवैलेंसी। इसको आप लोग शायद नहीं पढ़े होइएगा, यहाँ तक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े ही हो, शायद इसको आप नहीं पढ़े हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान से समझो। अभी हम आपको क्या बताएं कि कोई भी आइटम जो होता है, अभी वैलेंसी पढ़े रहे थे ना, क्या बताएं, किसी भी आइटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 1, 2, 3 हो, 4 हो, इट मीन्स कि वैलेंसी भी होगा, और अर्थात वह आइटम उतना ही बॉन्ड बनाएगा। फिर आपको बताए थे कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 हो, उसका वैलेंसी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। इट मीन्स कि वह जितना आएगा उससे अधिक बॉन्ड नहीं बना पाएगा। क्लियर? लेकिन अब यहाँ पे कहानी बदलने वाली है। देखो, मान लो हम आपसे कहें फास्फोरस, तो फास्फोरस जैसे कहते हैं तो आपके दिमाग में एक बात चलना चाहिए कि फास्फोरस यानी कि एटॉमिक नंबर 5, और एटॉमिक नंबर 5 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर 5 नहीं, एटॉमिक नंबर 15, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5, इट मीन्स कि जो आपका वैलेंसी हो गया वह 8 माइनस 5 यानी कितना, 3। तो कायदे से इस फास्फोरस को कितना बॉन्ड बनाना चाहिए, 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड से अधिक बॉन्ड तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आप देखे हो, सुने हो क्या कि PCl3 भी होता है और PCl5 भी होता है, यानी कि फास्फोरस यहाँ पे 3 बॉन्ड भी बनाया हुआ है, और फास्फोरस यहाँ पर 5 बॉन्ड भी बनाया हुआ है। जबकि जो अभी हम बोले वैलेंसी, जो कि कैपेसिटी ऑफ बॉन्ड, अबंध बनाने की क्षमता, उसके अकॉर्डिंग तो इसको 3 ही बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन ये बना कितना रहा है, 3 तो बना ही रहा है, साथ साथ 5 ही बना रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं कोवैलेंसी। नेक्स्ट, मान लो हमारे पास सल्फर या क्लोरीन, Cl को ही लेते हैं। कई बार आप देखे होइएगा कि जो आपका क्लोरीन है कई बार एक ही बॉन्ड बनाता है, जैसे कि NaCl के साथ देख लो, क्लोरीन यहाँ पे एक ही बॉन्ड बनाया। लेकिन यही क्लोरीन कई बार ClF3 भी बनाता है, यही क्लोरीन कई बार ClF5 भी बनाता है, यही क्लोरीन कई बार Cl(I7) भी बनाता है। इसके पीछे क्या कहानी है, इसको भी पढ़ने वाला है, यही है कोवैलेंसी। नेक्स्ट, आप लोग सल्फर को सुने होइएगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6, तो वैलेंसी निकालोगे तो 8 माइनस 6 यानी कि कितना हो गया, 2। यानी कि सल्फर को तो 2 ही बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है। सल्फर को आप देखे होइएगा, कभी कभी SO2 में आप देखोगे कि सल्फर 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। कई बार आप देखोगे कि SO3 में यही सल्फर 6 बॉन्ड बनाया हुआ है। कई बार आप पाओगे यही सल्फर SF6 बनाता है, 6 बॉन्ड भी यहाँ भी है। तो इसका क्या कहानी है, इसी बात को हम समझने वाले हैं। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी। चलिए तो समझते हैं आखिर क्यों ऐसा होता है।
यहाँ पे सारा चीज़ को हम मेंशन करेंगे। क्यों वह वैलेंसी से एक्स्ट्रा बॉन्ड क्यों बनाता है। देखो कोवैलेंसी को यदि हम सिंपल फॉर्म में इसको डिफाइन करें तो हम इसमें लिखेंगे एटम यानी कि परमाणु अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, यानी कि वैलेंसी से, इसको अच्छे से लिखो, अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन से अधिक आबंध बनाता है, उसी को इस चीज़ और इस कोवैलेंसी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, सहसंयोजकता। सहसंयोजकता को सहसंयोजकता कहा जाता है। सहसंयोजकता कहा जाता है कब, जब वो संयोजी इलेक्ट्रॉन से अधिक बॉन्ड बनाएगा। ऐसा क्यों होगा तो ध्यान दो, इसी बात को फिर से समझते हैं। ऐसा इसलिए होगा कि जो आपका एटम है वो एटम उत्तेजित अवस्था में, यानी कि एक्साइटेड स्टेट, एटम जो होगा वह उत्तेजित अवस्था में जाकर वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा। देखो एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ध्यान से समझना सारे चीज़ों को। हाँ, अब एक दो वर्ड इंग्लिश हम यूज करेंगे, मान लो बॉन्ड हो गया, वैलेंसी हो गया, तो बात तो आप समझ रहे हो ना। बॉन्ड यानी कि या बंद, वैलेंसी यानी कि संयोजकता। तो एटम जो उत्तेजित अवस्था में जाकर वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी। क्लियर, इस बात को ध्यान में लेकर चलेगा। सवाल ये रहा कि कैसे उत्तेजित अवस्था में जाकर बॉन्ड बनाएगा। तो देखो यहाँ पे, हालांकि अभी हम उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझो, हम बताने की कोशिश करते हैं। ये जो आपका फास्फोरस है ना, इसी को समझो, बाकी सब ऑटोमेटिक समझ में आएगा। फास्फोरस जो होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 15। जब 15 होता है तो आप इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कुछ इस तरह से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 हो गया, 6 4 10 तो 12, 3p3, 3p3 और 3s, 3p और 3 में एक और होता है जिसको हम बोलते हैं 3d। जैसे आप 3 वाले सेल में जाओगे, मान लो आपका यह ऑर्बिट है, इसमें होता है 1s, या दूसरा इसमें 2s, 2p, इसमें 3s, 3p, 3d, इसमें होता है 4s, 4p, 4d, 4f। जब हम पढ़ेंगे आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ पे इसकी चर्चा होगी। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p और इसके पास 3d खाली होता है। ठीक है, अब बात समझो ध्यान से। मान लीजिए, एक सेकंड, 6 4 10 2 12 3 15, ठीक है, 3p। तो आप देखोगे कि आपका 3s है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले सुनो ध्यान से क्या कहना चाहते हैं। 3p है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और 3d है 1 2 3 4 और 1 5। ध्यान से सुनो हम कैसे लिख रहे हैं, आगे कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कैसे क्या कहानी होती है, ये हम अबाव प्रिंसिपल जब पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वहाँ पे क्लियर और अच्छा से होगा। पहले जितना बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। 3s, 3p और 3d में 5 ऑर्बिटल। क्लियर, ध्यान दो। ये जो आपका ऑर्बिटल है ना, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑर्बिटल यानी कि कक्षा क्या होता है डिस्कस कर चुके हैं। ये जो आपका ऑर्बिटल होता है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों एंटी क्लॉकवाइज होंगे, ठीक है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए होंगे क्योंकि वह एक बॉन्ड बनाया हुआ है। समझो ध्यान से, क्या किया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है। मान लो कि एक एटम है यहाँ पर,
इस मान लो कि मार्कर कोई आइटम है, इस आइटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है और वह क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज जैसे हो वैसे मानो, और बगल में एक दूसरा आइटम है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, मान लो कि यह एंटी क्लॉक है तो यह क्लॉक है, यह दोनों आपस में कंबाइन किया, एक बॉन्ड बना और उस ऑर्बिटल में कितना बॉन्ड हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2, और बॉन्ड कितना, 1। क्लियर। यहाँ भी वही है, यहाँ पे जो कहानी हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं, यहाँ भी समझे तो एक बॉन्ड है। अब होगा क्या, अब मान लो जो बेचारा फास्फोरस है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ऑन पेयर्ड है, 1 2 1 3। अब मान लो कि 3 क्लोरीन आता है तो आसानी से क्लोरीन क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को इसको देकर बॉन्ड पेयर कर लेगा और एक बॉन्ड बन जाएगा और आसानी से क्या बन जाएगा, PCl3। इसमें तो कोई संदेह नहीं। देखो तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कि अब वैलेंसी हो गया कितना, 3, चूँकि यह 3 इलेक्ट्रॉन आया, न्यू आया हुआ है क्लोरीन का, 1 2 और 1 3। अब मान लो कि 3 4 क्लोरीन और आ रहे हैं, 3 तो पहले से ही हैं, 3 4 क्लोरीन और आ रहे हैं। तो देखो होगा क्या, अब मान लो कि जो आपका 3s है ना, पहला चीज़ कि यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं तो यहाँ पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसको बॉन्ड बनाना है ना। तब बेचारा जो 3s है यह कहेगा चलो ठीक है, हम ही थोड़ा सा इधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और यही जो ट्रांसफ़र होगा ना, इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि उत्तेजित अवस्था, यानी कि एक्साइटेड स्टेट है। यह हो गया इसका ग्राउंड स्टेट, धरातल अवस्था, और यहाँ पे हम इसको मेंशन कर रहे हैं एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। इसमें क्या होगा, तो अब आप देखोगे कि अब एक इलेक्ट्रॉन को उधर भेजा तो एक तो यहाँ इसमें बचा, 3 इसके पास ऑलरेडी था, 1 2 और 1 3, और एक इसमें चला गया तो 1 2 3 4 और 1 5। अब बताओ क्लोरीन कितना आएगा, या फ्लोरीन कितना आएगा, या आयोडीन कितना आएगा, सोचो। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 ही ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, और युग्म इलेक्ट्रॉन 5 ही है ना। तो आने वाला आइटम जो आपका क्लोरीन है वह फ्लोरीन है, भले ही 6 आए 7 आए, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड बनाएगा वह 5 ही बॉन्ड बनाएगा, 5 से अधिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। और इसी चीज़ को वैलेंसी नहीं बोलते हैं, इसी चीज़ को हम बोल देते हैं कोवैलेंसी, यानी कि सहसंयोजकता इज इक्वल टू कितना, 5। और यहाँ पे हो गया क्या, PCl5। यही वजह है कि फास्फोरस आपका PCl3 बनाता है और PCl5 भी बनाता है। क्लियर। इस बात को ध्यान में लेकर चलेगा। तो वो इसको में कुछ आइटम है जिसको आपको ज़्यादा नहीं है, 10 के आसपास है, उसको हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं सारा आइटम को। क्लोरीन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, उसको आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, कि इसका कोवैलेंसी यह होता है, यह मैक्सिमम इतना बॉन्ड बना सकता है, इस बात को आप याद करना। ठीक है, तो इसको लिखिए, फिर हम लोग उसको मेंशन करते हैं। चलिए, तो आइए यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं कुछ आइटम। एक तरफ लिख लीजिएगा आइटम और एक तरफ इसका कोवैलेंसी। ठीक है, इसको आपको याद कर देना है। यदि आपसे कोई सवाल करता है कि ऐसा क्यों होता है, तो उसका एक ही आंसर है कि क्योंकि वो आइटम अपने जो ग्राउंड स्टेट है उस ग्राउंड स्टेट से पहुंच जाता है एक्साइटेड स्टेट, यानी कि धरातल अवस्था से पहुंच जाता है उत्तेजित अवस्था में, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने के चक्कर में। ठीक है, चलिए, हालांकि इस चीज़ को हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें जब हम अबाउ प्रिंसिपल बताएंगे, अबाउ का सिद्धांत जब पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ पर इसकी चर्चा फिर से होगी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नाइट्रोजन की। देखो, नाइट्रोजन जो होता है, यही नाइट्रोजन कई बार 3 बॉन्ड जो इसका वैलेंसी है 3 बॉन्ड बनाता है, और यही नाइट्रोजन 4 बॉन्ड ही बनाता है। जैसे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट, यदि हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन सिंपली अकॉर्डिंग टू वैलेंसी 2 बॉन्ड बनाता है, और थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से यह 3 बॉन्ड भी बनाता है जिस पे प्लस है, जैसे कि H3O+। नेक्स्ट, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, चलो फास्फोरस ले लेते हैं। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर भी नहीं हो, फास्फोरस ले लेते हैं। फास्फोरस जो होता है यह अकॉर्डिंग टू वैलेंसी 3 बॉन्ड बनाता है, और आगे जाओ तो 5 बॉन्ड बनाता है।
अब आपके मन में सवाल उठ रहा है कि यहाँ पे वैलेंसी भी है, कोवैलेंसी भी है। तो देखो, जैसे हम कोवैलेंसी बोले ना, तो वो एक जो है ना, और अच्छा से यदि हम कहना चाहें तो वैलेंसी और कोवैलेंसी एक इंटरचेंजेबल वर्ड है। बात समझ रहे हैं ना? आप वैलेंसी को भी कोवैलेंसी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा डिफिनेशन में ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, और आगे बढ़ना चाहें तो क्लोरीन नॉर्मली एक बॉन्ड बनाएगा। यही क्लोरीन जब एक्साइटेड में जाएगा तो 3 बॉन्ड बनाएगा। यही क्लोरीन जब और आगे जाएगा तो 5 बॉन्ड बनाएगा। यही क्लोरीन जब और आगे जाएगा तो 7 बॉन्ड बनाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। नेक्स्ट आयोडीन, ये भी आपका 1 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड 7। और आगे बढ़ो, सल्फर अकॉर्डिंग टू वैलेंसी 2 बॉन्ड बनाएगा। यही सल्फर जब एक्साइटेड में जाएगा तो 4 बॉन्ड ही बनाएगा। यही और आगे जाएगा तो 6 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? अभी फ़िलहाल आप इतना ही इसको याद करके चलिएगा, इसकी आगे की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, उसको ध्यान रखना। कौन सा आइटम कितना बॉन्ड बनाता है, कोई पूछे ऐसा क्यों, तो उसका एक ही जवाब है, क्योंकि वह एक्साइटेड अवस्था में जाता है, उत्तेजित अवस्था में जाता है, और उत्तेजित अवस्था में जाकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। चलिए ठीक है, तो थैंक यू।